हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज बच्चों हम पढ़ने जाने वाले हैं कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों इसके पहले मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने के पहले बता देता हूँ कि अब जो है प्रेजेंट टाइम में शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मिले, लेकिन आप उन चीज़ों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आपको ध्यान देना है और आपको सिर्फ और सिर्फ आपका लक्ष्य दिखाई देना चाहिए। ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेगी, वो उनमें भी अपने को शामिल होना है। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में पढ़ना क्या है, इनका कंपैरिजन अपने को करना है। तो हम दो तरीके से करेंगे, एक बार हम इसकी सिमिलरिटीज पढ़ेंगे और एक बार इसकी डिससिमिलरिटीज पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज। तो सिमिलरिटीज में हम बात करने वाले हैं कि कौन क्या क्या सिमिलरिटीज होती है। दोनों फोर्सेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और दो मासेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दो मासेस के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, तो इसका हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए, दो चार्जेस अगर एक दूसरे से r डिस्टेंस पर सिचुएटेड हो तो Q1 Q2 दोनों चार्जेस है, तो यहाँ पे फोर्स जो एक्ट करेगा हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर दो मासेस की हम बात करेंगे, दो मासेस की M1 और M2 मासेस, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है r, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू G_M1 M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आपने 11 में पढ़ा है, ये हम 12 में अपने स्टडीज की करी रखी है। अब इनकी सिमिलरिटीज देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी है। तो पहला वाला पॉइंट आपका था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, ये किसको फॉलो करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पे एफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। मींस डिस्टेंस बढ़ने पर फोर्स डिक्रीज होता है। ठीक है, डिस्टेंस इंक्रीज होगी फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो फोर्स इंक्रीज होगा। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अगर आप क्या कर दो, इनको पास लेके जाओ, तो पास लाने पे आर क्या हो जाएगा, छोटा। आर अगर छोटा हो जाएगा तो एफ क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेम ये भी क्या करता है, इसको ही फॉलो करता है। अगर दोनों मासेस को हम पास लेके आएंगे तो आर कम हो जाएगा तो एफ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। सेकंड वाला है दिस फोर्स ऑपरेट्स इन वैक्यूम। ये वाला फोर्स जो होता है वो वैक्यूम में ऑपरेट करता है। ठीक है, मतलब ये होता है मीडियम वैक्यूम में क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, तो ये वाला फोर्स भी क्या करता है, वैक्यूम में ऑपरेट करता है। ठीक है, ये वाला भी वैक्यूम में ऑपरेट करता है, ये भी करता है, दोनों करते हैं। ये भी सिमिलरिटीज है। इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर, इट इज ऑल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर। दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं, ये भी कंजर्वेटिव, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा है कि कोई भी जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो अगर उसका वर्क डन 0 हो तो उसको हम क्या बोलते थे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है ना। कंजर्वेटिव फोर्स आपने पढ़ा है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स वाला, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। ये कैसा फोर्स है, सेंटर की तरह एक्ट करता है। और ये वाला भी क्या है, ये भी सेंटर की तरफ है ना, सेंटर की तरफ क्या करता है, तो ये भी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, ये सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है, इट ऑल्सो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, और ये हमेशा क्या लगता है, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। ठीक है, दोनों चार्जेस को मिलाने लाइन के अलोंग लगता है। और ये भी क्या लगता है, ये भी दोनों मासेस को मिलाने लाइन के अलोंग लगता है। तो इस तरीके से ये हो गई इसकी सिमिलरिटीज। अब हम पढ़ते हैं डिससिमिलरिटीज। ठीक है, देखिए बच्चों, अब डिससिमिलरिटीज पढ़ते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या इनमें डिफरेंस होता है। ठीक, पहला डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव होता है। अट्रैक्ट भी करता है, रिपल्सिव भी होता है, यानी कि रिपेल भी करता है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, है ना। ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव, कभी भी रिपेल नहीं करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वापस से वो अर्थ की तरफ जाएगा, और कभी भी ऊपर का ऊपर नहीं रहेगा या वो रिपेल नहीं करेगा। ठीक है, हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्शन ही करेगा। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डज नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है डज अफेक्ट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस,
जो भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने यहाँ पे फिल कर दिया, जैसे फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल्स टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे K कॉन्स्टेंट हम लगाते हैं, K जो होता है K की वैल्यू 1 होती है फॉर एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के लिए K की वैल्यू क्या आती है 1। तो हम यहाँ पे जनरली K नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं, लेकिन K आता है। और K इसलिए हम नहीं लिखते क्योंकि हम निकाल किसके लिए रहे हैं, हम ये फोर्स फाइंड कर रहे हैं एयर और वैक्यूम के लिए। लेकिन अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम प्रेजेंट होता है, जैसे आपका वाटर है, तो वाटर के केस में 80.4 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको क्या कर देता है 80 टाइम्स कम कर देता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर 1 से ज़्यादा है तो फोर्स हमेशा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कौन सा वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मीडियम होने पर ये डिक्रीज होता है। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी मीडियम, ये मीडियम से इंडिपेंडेंट होता है। जो फोर्स वैक्यूम में वर्क करता है वही एयर में वर्क करता है, वही वाटर में करता है, या किसी भी मीडियम में वर्क करता है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट होता है। और लास्ट इसका जो डिससिमिलरिटीज है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्ग इन नेचर, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीक इन नेचर, ये बहुत वीक होता है, ठीक है। लेकिन जनरली हम जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये वीक होता है। इससे स्ट्रॉन्ग कौन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आपके घरों की जो दीवारें, जो छतें जो बनी हुई है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, यानी कि जो आपका सीमेंट वगैरह, रेत वगैरह सब जो एक दूसरे से बाउंडेड है, बंधे हुए हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बने हुए हैं। और आप जानते हैं आपकी छतें और दीवारें कितनी मजबूत होती हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका वर्क करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इनके कंपेयर में वीक होता है। तो अगले वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।